ओके, सी हियर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आपको पता है व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल को बेसिक क्यों कहा गया है? बेसिक मीन्स the body of all types of living organism is consist of cell, one or more than one cell. इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट कहा गया। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेल के द्वारा ही फॉर्म होता है, और बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानते हैं। ओके, तो अगला पॉइंट, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हमें व्हाट इज सेल, सेल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंस है उसे स्टडी करेंगे, और उसके बाद द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्पोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, यानी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस, ये सारे हम सेल इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया व्हाट इज मीन बाय सेल, सेल यानी क्या होता है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो अगला पॉइंट, सी हियर। ओके, what makes the difference between living and non living? ओके, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, हम जिसे लिविंग थिंग मानते हैं उसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि यस, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, देन कॉन्शियसनेस, इजंट इट? ये जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इजंट इट? और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था बच्चों, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स के होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाए जाते। ओके, तो इन कैरेक्टर के बेसिस पर हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, इन्हें डिफरेंशिएट किया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमने बताया था चैप्टर नंबर 1 में। ओके, आपको याद होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेल? Okay, what is cell? Cell is basic structural and functional unit of life. Okay, हर एक लाइफ फॉर्म का ये बेसिक यूनिट है, इसी के द्वारा लाइफ का स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, इसी के द्वारा लाइफ को एग्जिस्ट रखने के लिए सेल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इजंट इट? अगला पॉइंट, हाँ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सेल बीइंग स्टडी? ओके, बायोलॉजी के किस ब्रांच में सेल को स्टडी किया जाता है? ओके, उस ब्रांच को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसे नोट डाउन कीजिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, इट्स कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, इसे हम कहेंगे साइटोलॉजी। साइटो का मीनिंग होता है सेल, नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, और एक क्वेश्चन। ओके, इन सभी के क्वेश्चन आप सभी को, इन सभी के आंसर पता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। कौन से दो ग्रुप? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इजंट इट?
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच। ओके, आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स yes, the body of organism is consist of single cell like amoeba, paramecium, euglena, different bacteria. इनकी जो बॉडी है एक सेल से बनी है, isn't it? Then multicellular organism, their bodies consist of many cells. Okay, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, ओके, एलिफेंट, डॉग, डियर, टाइगर एटसेट्रा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये जो लाइफ फॉर्म्स है, दो इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर्म है, इनमें कुछ डिफरेंसेस है क्या? ओके, इजंट इट? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंट है? पहला तो नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से बनी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेनी सेल से बनी है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? इसके अलावा और कोई डिफरेंस है क्या? है, the body, yes, the unicellular organism, they shows independent existence, independent existence show करते हैं, isn't it? unicellular organism की जो body है वो independent existence करती है नेचर में। इसका मतलब क्या है? मगर हमारी जो मल्टी सेलुलर बॉडी है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उस बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, और ये सारे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इजंट इट? मगर यूनिसेलुलर की जो बॉडी है वो एक ही सेल के होने की वजह से उनमें, ओके, उनमें उनकी जो सिंगल सेल है इट परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बॉडी में। सीयर, ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे शोज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसे आपने नोट डाउन करना है। देन देयर सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। ओके, इसका मतलब क्या है? देखिए, अब यूनिसेलुलर की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है और वो एक सेल जो है उसे और दूसरे किसी सेल पर निर्भर नहीं होना पड़ता है कि नहीं? यस और नो? उनकी जो सिंगल सेल है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सिंगल सेल जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो सभी तरह के फंक्शंस कर देती है। ओके, जैसे कि रिप्रोडक्शन करना, रेस्पिरेशन करना, बॉडी के भीतर जो भी सर्कुलेशन है वो करना, ओके, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल करना, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं बल्कि सिंगल सेल में ये सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। ओके, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए, इजंट इट, कॉन्शियसनेस के लिए नर्वस सिस्टम होती है, इजंट इट? देन मूवमेंट्स के लिए, बॉडी की मूवमेंट के लिए मस्कुलर सिस्टम होती है, मसल्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम होती है, स्केलेटल। ओके, तो ये है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर इनमें से कोई एक सिस्टम काम नहीं करती तो उसका इफेक्ट दूसरे सिस्टम पर होता है, जरूर होता है। ओके, तो देखिए, तो मल्टी सेलुलर की जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इट इज कंसिस्ट ऑफ वैरायटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट organs, and the function of one organ or one tissue is not performed by any other tissue. Therefore, multicellular organism, their body does not show independent existence. Okay, and these multicellular organism, there are different different functions. It depends on different different organ, internal organs. Okay, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
देखिए, सीयर यानी रेस्पिरेशन करने के लिए हमें यहाँ पर लंग्स होते हैं, बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड का, ओके, और न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, स्केलेटल सिस्टम और मसल्स और स्केलेटन, इन दोनों की मदद से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। डाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये परफॉर्म करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, ओके, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इनमें से किसी भी एक सिस्टम का फंक्शन और दूसरी कोई सिस्टम नहीं कर सकती। समझ में आया बच्चों? यानी हम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, इनमें से किसी भी अगर ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन या टिश्यूज अगर ये डैमेज होते हैं, तो उसका फंक्शन किसी और टिश्यू या ऑर्गन के द्वारा परफॉर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए मल्टीसेलुलर की जो बॉडी होती है, इट शोज डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या मल्टीसेलुलर में? नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी वैरायटीज ऑफ टिश्यू से बनी है, एंड वैरायटीज ऑफ टिश्यू परफॉर्म their specific function. Therefore, unicellular organism they shows independent existence, but multicellular organism, yes, they does not show independent existence. ऐसे हम कहते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट, यूनिसेलुलर की जो बॉडी है उसमें इतने तरह के टिश्यू सेल्स वगैरह होते हैं क्या? नहीं, उनकी सिंगल सेल होती है, और सिंगल सेल में सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस जो भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सारे कंप्लीट होते हैं, isn't it? ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। समझ में आया बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे shows independent existence and perform their single cell perform all the life functions, ओके, मगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीजें नहीं पाई जाती, ओके। देन नेक्स्ट वन, the growth and reproduction rate of unicellular organism is very much higher than multicellular organism. ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ओके। जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसका जो रेट है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत ज्यादा होता है, isn't it? ओके, तो देखिए ये हमने आपको इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। चलिए अगला पॉइंट, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए इसे हमने चैप्टर नंबर 1 में इसे हमने देखा था, सियर एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज इंश्योर फंक्शनल सेल। फॉर एग्जांपल कोई सेल है, ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की सेल है, ठीक है, और उस सेल में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, ओके, तो वो जो प्लांट की जो सेल है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकेगी क्या? नहीं करेगी, ओके, इजंट इट? तो बच्चों किसी भी सेल में अगर कोई चीज एब्सेंट होती है, तो वो जो सेल होती है वो कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, ओके, इजंट इट? हर एक सेल के जो डिफरेंट सीयर सेल और टिश्यूज की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, उनके एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं, isn't it? और उसे परफॉर्म करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ओके, उनमें से किसी एक सेल ऑर्गेनेल्स का अगर फंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सेल प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, isn't it? if there is if there anything is less than a complete structure, then that cell does not ensure the functional cell, okay, तो हम उस सेल की जो फंक्शनलिटी है उसकी इंश्योरिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी सेल में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसका जो फंक्शन होता है, ओके, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, isn't it? चलो अगला एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा ही मीन्स ये बेसिक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। कैन मेटाबॉलिक रिएक्शंस बी टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम? इसका जवाब भी हमने चैप्टर नंबर 1 में दिया था,
हाँ, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कहाँ पर होती है, वो सेल के बाहर हो सकते हैं। ओके, जैसे कि डीएनए का सिंथेसिस आउटसाइड द सेल हो सकता है पीसीआर मशीन के द्वारा। ओके, डीएनए मींस एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बॉडी के बाहर की जा सकती है। ओके, उसे हम सेल फ्री सिस्टम कहते हैं। सेल फ्री सिस्टम मतलब क्या? सेल का साइटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है सेल के बाहर, उसे सेल फ्री सिस्टम कहते हैं। सेल फ्री सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है उसे हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं, बट उसे लिविंग थिंग नहीं कहते। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 में। ओके, नेक्स्ट वन, एन आइसोलेटेड reactions outside the body of an organism perform in a test tube is living or non-living. Okay, जो रिएक्शन होती है सीयर, जिस तरह से सेल के भीतर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वैसे सेल फ्री एक्सट्रैक्ट में यानी सेल ट्यूब, यस, टेस्ट ट्यूब में भी जो रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन को, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं, बट उसे लिविंग थिंग हम नहीं कहते। ओके, नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल। ओके, तो सेल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसके बारे में आपको पता है। ओके, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो नाम आता है आप सभी को पता है, रॉबर्ट हुक इनका नाम आता है। ठीक है, उससे पहले आपको पता है जैकरिस, जैकरिस इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप, वैसा ही माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक इन्होंने भी बनाया था। और रॉबर्ट हुक ने ओक प्लांट, ओके, क्वार्कस, ओक प्लांट्स जो होता है उसके वुड का सेक्शन लेकर उसे माइक्रोस्कोप में देखा, और देखने के बाद रॉबर्ट हुक को एक स्ट्रक्चर नजर आया, जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में बताया। ओके, रॉबर्ट हुक इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन देखे, और उस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में रिकॉर्ड किया। माइक्रोग्राफिया में उस सभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने लिखा। ओके, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मींस जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उसे हम माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स माइक्रोग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो सियर रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें ऐसे ऐसे माइन्यूट बॉडीज का स्ट्रक्चर है, ओके, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के भीतर देखा। जैसे कि देखिए, जैसे कि द सेक्शन ऑफ ओक ट्री, ओक ट्री का जो वुड होता है उसका सेक्शन उन्होंने लिया और लेकर माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें एक तरह से हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। हनीकॉम, शहद का जो छत्ता होता है उस तरह का नजर आया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नजर आया। ओके, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने हॉलो, ये हॉलो स्पेस था। ओके, ये हॉलो स्पेस था, हनीकॉम के जो छत्ते के जो यस, जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसा ये स्ट्रक्चर था। इसीलिए उस हॉलो स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली, सेल्यूली ये नाम दिया, मींस हॉलो स्पेस। ओके, आगे जाकर उसे सेल ये नाम रखा गया। ओके, सेल ये नाम प्रचलित होता चला गया। ठीक है, सेल्यूली से सेल ये नाम प्रचलित होता चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, एंटन वॉन लिवेनहुक। ओके, एंटन वन लिवेनहुक। अब एंटन वन लिवेनहुक, he is commonly known as father of microbiology. ओके, एंटन वॉन लिवेनहुक को क्या कहते हैं? he is truly known as, yes, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है। माइक्रोब्स मीन्स कौन? बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया की स्टडी। ओके, उस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्पेशली बैक्टीरिया। ओके, तो
माइक्रोस्कोप में जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी ने देखा था तो वो थे एंटन वॉन लीवेनहुक। कौन थे? एंटन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने सबसे पहला माइक्रो मीन्स लिविंग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। इन्होंने उसके बाद कई सारे लिविंग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखे, जैसे कि बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोआ, सिलियोफोरन, प्रोटिस्टा, वैक्यूल्स, मस्कुलर फाइबर्स, आरबीसीज, स्पर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखा, और देखा ही नहीं बल्कि उसके स्केचेस बनाए। और वो स्केचेस, कई सारे स्केचेस आज अगर हम देखते हैं तो वो बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, मसल्स, इन सभी से, ब्लड सेल्स वगैरह, इन सभी से मैच होते हैं। ऐसे वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स थे। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए, इसीलिए सबसे पहले जो लिविंग थिंग है माइक्रोस्कोप में देखने वाले, वो कौन थे? एंटन वॉन लीवेनहुक। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और उन्होंने जिन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखा, ओके, माइक्रोस्कोप के भीतर, उसे उन्होंने नाम दिया एनिमल। ओके, एनिमल, यानी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ऐसा उन्होंने नाम दिया। ओके, एनिमल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे याद रखिए। ओके, एनिमल। ओके, चलो अगला पॉइंट सी देखिए, ये है माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्टेड बाय एंटन वॉन लीवेनहुक। वैसे तो एंटन वॉन लीवेनहुक, इनका बायोलॉजी से कुछ वास्ता नहीं था, ये एक मर्चेंट थे, ये लेंस के व्यापारी थे। इन्होंने लेंस को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया, उसकी मैग्निफिकेशन पावर भी इन्होंने बढ़ाई, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के भीतर देख सके। ओके, इजंट इट? उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वाटर सैंपल, पॉन्ड्स, तालाब का पानी, यहाँ का पानी, वहां का पानी, सीमेन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ये सभी लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, और उन सभी एनिमल क्यूल्स के, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए, जो आज भी सभी एनिमल्स, प्लांट, जो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उन सभी से ये मैच होते हैं। उन्होंने एक प्लांट्स का टीएस भी लिया, जिसमें देखिए ये प्लांट का टीएस नजर आ रहा है किस तरह से। ओके, ये जाइलम और फ्लोएम का पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। ठीक है, तो आगे जाकर देखेंगे इसके बारे में। सी नेक्स्ट वन, इनके बाद रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस, सेल के भीतर जो न्यूक्लियस होता है, इसकी स्टडी की, इसे डिस्कवर किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। फिर इनके बाद डुजार्डीन, ओके, रशियन है, तो डुजार्डीन, इन्होंने सार्कोड, सार्कोड ये वर्ड्स दिया। सार्कोड मीन्स व्हाट? सेल के भीतर जो लिविंग साइटोप्लाज्म है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। उसे डुजार्डीन, इन्होंने सार्कोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोड। ओके, आज जो हम बुक में जो हम सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइक्सिज्म, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ये किसकी बदौलत है? ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, रिस्का, वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। और नॉल, इन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, इसकी स्टडी अलग से है। ठीक है, रिस्का एंड नॉल कंस्ट्रक्टेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, जिसमें इतनी हाई मैग्निफिकेशन पावर थी, जो लगभग, ओके, किसी बैक्टीरिया को कई हजार गुना बड़ा कर बताया जा सकता है, इतनी इसकी मैग्निफिकेशन पावर थी। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हुआ इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। ओके, इसकी वजह से सेल के भीतर झांकना, सेल के भीतर जो भी स्ट्रक्चर है, उनकी स्टडी बहुत आसान हो गई। ठीक है, तो बच्चों, ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेल के बारे में। ओके,
तो सबसे पहला, अब सेकेंड पॉइंट, सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार। ओके, इसे आपको याद रखना है। हु कंपोज सेल थ्योरी, व्हाट आर द, यस, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, ओके, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेल थ्योरी, सी हियर, सेल थ्योरी इट वाज, yes, cell theory, it was differently proposed by Schleiden and Schwann। दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने अपने अपने पोस्टुलेट्स बनाए सेल के भीतर देखकर। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स है, टिश्यूज है, उन सभी की स्टडी कर कर स्लेडेन एंड शॉन, इन्होंने अपने अपने पोस्टुलेट्स बताए, और उन दोनों के पोस्टुलेट्स को कंबाइनली हम सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो स्लेडेन, ये पेशे से एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखे और उन टिश्यूज की उन्होंने स्टडी की। तो उन्हें नजर आया कि सियर द बॉडी ऑफ प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज। ओके, तो body of plant is consist of different different tissues। okay, 5 different tissues, स्पेशली कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम, ये श्लेडेन ने बताया। ओके, श्वान, श्वान जो थे, ये पेशे से एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, साथ ही साथ प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल की भी स्टडी की। और शॉन ने बताया कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ ए मेम्ब्रेन। ओके, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इनके बाहर एक कवरिंग होती है। ओके, उन्हें ये कवरिंग प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में नजर आई। ओके, इजंट इट? और उन्होंने बताया इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सभी सेल के बाहर, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनके बाहर एक कवरिंग होती है जो सभी प्रकार के सेल्स को कवर करती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने ये देखा कि सभी तरह के प्लांट सेल में सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। सेल वॉल, ये डेड लेयर होती है, और ये डेड लेयर जो है, वो उस सेल के द्वारा ही फॉर्म किया जाता है। सेल का ही वो क्या होता है? सेल से बनी हुई ही होती है सेल वॉल। ओके, तो सी हियर, तो देखिए, तो शॉन ने बताया, सी द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कंसिस्ट ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ओके, सेल एंड सेल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? ओके, उसे हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब ये स्लेडेन एंड शॉन, इन दोनों के जो ऑब्जर्वेशन थे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में, इनके पोस्टुलेट्स को कंबाइनली कहा जाता है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी, इसे किसने बनाया? स्लेडेन एंड शॉन, इन्होंने बनाया। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सी हियर, सेल थ्योरी प्रपोज बाय स्लेडेन एंड शॉन, ऐसे हम कहते हैं। देन व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है? द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी हियर, क्या होता है? द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। देन सेकंड वन, cell is basic structural and functional unit of all life form। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स है। मगर अभी भी ये जो सेल थ्योरी थी, वो इनकम्प्लीट थी। क्यों थी? स्नेडेन एंड शॉन, उन्होंने तो ये बता दिया कि किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स की जो बॉडी है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी है और उसके कंपोनेंट से बनी है। मगर उस सेल का जन्म कैसे होता है, उसका ओरिजिन क्या है, ये स्लेडेन एंड शॉन, इन्होंने बताया क्या? नहीं, नहीं बताया। फिर किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो। ओके, रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कंसेप्ट बताया कि सेल कहां से आती है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सेल। उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला। मतलब क्या? ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला, ओमनिस मीन्स यस, ओरिजिन। ओके,
ओरिजिन किसका? सेल्स का। कहाँ से होता है? सेल से। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज टेक्स प्लेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है बच्चों रुडोल्फ विच्चो का। ये कई बार पूछा गया है, इसे आपने नोट डाउन करना है। ये कई बार पूछा गया है। ओके, रुडोल्फ विच्चो ने क्या बताया? ओमनी सेलुली सेलुला। तो इसका मीनिंग क्या है? ओमनी सेलुली सेलुला का मीनिंग क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज टेक्स प्लेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, इसे याद रखिए। जो न्यू सेल फॉर्म होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होती है, ऐसा रुडोल्फ विच्चो ने बताया। और इसे कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। इस तरह से रुडोल्फ विच्चो ने सेल का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये रुडोल्फ विच्चो ने बताया। ओके, तो इस तरह से सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है इस तरह से। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज कंसिस्ट ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ओके, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से बनी है और सेल के प्रोडक्ट से बनी है। ओके, अब सेल का प्रोडक्ट मतलब क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया, जो प्लांट सेल होती है सीयर, हाँ, जो प्लांट सेल होती है सी, तो इस प्लांट सेल के बाहर ये दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम पीएम कहेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, पीएम। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सपोज ये प्लांट सेल है बच्चों। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल, सी डब्ल्यू। और सेल वॉल कैसी होती है? इट इज लिविंग और नॉन लिविंग? ये नॉन लिविंग होती है। मगर इसे कौन प्रोड्यूस करता है? सेल वॉल। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ये सेल वॉल जो फॉर्म होती है वो इस सेल का ही प्रोडक्ट है। ओके, सेल का ही प्रोडक्ट है। इसीलिए पहली जो स्टेटमेंट है क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यस, सेल के बाहर जो सेल वॉल फॉर्म होती है वो सेल का प्रोडक्ट है। ओके, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट। सेकेंड पोस्टुलेट्स द सेल्स। ओके, द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये भी सेल थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है जो रुडोल्फ विच्चो ने बताया, जिसने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। ओके, वो रुडोल्फ विच्चो थे। ओके, देन नेक्स्ट वन, इसके अलावा सेल इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी पोस्टुलेट सेल का ही है। ये भी पोस्टुलेट्स किसका है? सेल का है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हमने डिस्कस किए what is the difference in unicellular organism and multicellular organism,